आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर मनीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल मिस्टर फिजियो पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं डॉक्टर अश्विनी मैचन की टीम में फिजियोथेरेपिस्ट हूं और डॉक्टर अश्विनी मैचन हिप, नी और स्पाइन की सर्जरीज़ में डील करते हैं, जिसमें कि हिप रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट और स्पाइनल सर्जरीज़ इंक्लूड है। तो ज़्यादातर जो हमारे पेशेंट हैं वो स्पाइनल सर्जरीज और हिप रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट वाले ही होते हैं। और हमारे काफ़ी पेशेंट्स का जो है वो सवाल होता है कि सर सर्जरी तो हम करवा लें लेकिन रिकवरी में कितना टाइम लगता है। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि सर्जरी के बाद पेशेंट्स को रिकवरी में कितना टाइम लग सकता है, क्या फैक्टर्स हैं जो उनकी रिकवरी को अफेक्ट करेंगे। और चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इन सर्जरीज में क्या होता है कि जब भी दो पेशेंट्स आपस में मिलते हैं या आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, तो हर पेशेंट अपने आप को एक दूसरे से कंपेयर करता है या दूसरे पेशेंट से कंपेयर करता है या किसी और डॉक्टर के पेशेंट से अपने आप को कंपेयर करते हैं। जैसे कि हमारे पास दो पेशेंट हैं जिनका नी रिप्लेसमेंट हुआ है, तो वो दोनों पेशेंट देखेंगे कि हम दोनों में अच्छी रिकवरी किसकी हुई है। और अक्सर लोग उदास होते हैं जब उनकी रिकवरी थोड़ी स्लो आती है और एक की रिकवरी थोड़ी फास्ट आती है। तो वो सोचते हैं कि आखिर हमारी रिकवरी इतनी स्लो क्यों है और दूसरे पेशेंट की इतनी फास्ट क्यों है। तो आज हम कुछ फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो हमारी रिकवरी को अफेक्ट करते हैं। तो सर्जरी के बाद रिकवरी में आपको कितना टाइम लगेगा, ये डिपेंड करता है कि पोस्ट ऑपरेटिव फिजियोथेरेपी आप करवा रहे हैं या नहीं, यानी सर्जरी के बाद आप फिजियोथेरेपी करवा रहे हैं या नहीं। क्योंकि रिप्लेसमेंट सर्जरीज जैसे हिप रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट या स्पाइनल सर्जरीज के बाद फिजियोथेरेपी का एक बहुत अहम रोल होता है। तो अगर आप फिजियोथेरेपी कराते हैं तो उससे आपकी जो रिकवरी है वो कंपेयर टू अदर पेशेंट जो फिर एक ऐसा पेशेंट है जिन्होंने सर्जरी के बाद फिजियोथेरेपी नहीं कराई है, उनके कंपैरिजन में आपकी रिकवरी बहुत अच्छी और फास्ट होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि सर्जरी के बाद आपकी रिकवरी बहुत अच्छी हो तो आपको भी फिजियोथेरेपी करानी चाहिए, क्योंकि फिजियोथेरेपी की मदद से आप अपना बैलेंस कोऑर्डिनेशन, वॉकिंग, बैलेंसिंग एंड बाकी चीज़ें जैसे कि पॉट पे बैठना, सीढ़ियाँ चढ़ना, सीढ़ियाँ उतरना, बेड पे कैसे बैठना है और साइड टर्न कैसे लेना है, करवट कैसे लेनी है, उल्टा कैसे होना है, ये सारी चीज़ें आपको फिजियोथेरेपी के अंदर आपको सिखाई जाती हैं, आपको कराई जाती हैं और आपको एक इंडिपेंडेंट ह्यूमन बनाया जाता है, ताकि सर्जरी के बाद आप बिना किसी की मदद से, बिना किसी के पे निर्भर रहे आप अपने सारे काम ईजिली कर सकें। तो अब बात करते हैं दूसरे फैक्टर की। दूसरा जो फैक्टर है वो है एज, क्योंकि एज एक ऐसा फैक्टर है जो आपकी रिकवरी को बहुत ही अफेक्ट करता है। क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है या कोई सर्जरी आप ज़्यादा एज में कराते हैं तो आपको बीपी, शुगर जो कि आजकल आम है, ये होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और ख़ासकर अगर आपको शुगर हाई है तो सर्जन आपको हमेशा एडवाइस करते हैं कि पहले आप अपनी शुगर को कंट्रोल कीजिए, उसके बाद ही हम सर्जरी देखेंगे। क्योंकि शुगर, बीपी शुगर जो है ये आपकी सर्जरी के बाद की रिकवरी को अफेक्ट करते हैं और हीलिंग में खासकर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है अगर आपका शुगर बहुत ज़्यादा है तो अगर आपकी शुगर हाई है या बीपी हाई है, कोलेस्ट्रॉल हाई है, तो हो सकता है कि आपको रिकवरी में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाए। तो अब बात करते हैं तीसरे फैक्टर की। तीसरा फैक्टर है सेकेंडरी प्रॉब्लम्स। जब भी आप सर्जन के पास जाते हैं तो सर्जन आपसे पूछते हैं कि इसके अलावा आपको और क्या प्रॉब्लम है, या आपकी कोई और मेडिकल हिस्ट्री है, कभी कोई एक्सीडेंट हुआ हो, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल वगैरह सब ठीक है, थायराइड, बाकी जो प्रॉब्लम आप लेके गए हैं उसके अलावा आपकी बॉडी में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, ये सर्जन आपसे पूछते हैं। तो ये जो सेकेंडरी प्रॉब्लम्स है ये आपकी रिकवरी में बहुत ही ज़्यादा अहम रोल अदा करती हैं। क्योंकि अगर आपको सेकेंडरी प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं तो पहले आपको उनको सेटल डाउन करना पड़ेगा, नहीं तो वो आपकी सर्जरी की रिकवरी में थोड़ा सा बाधा डाल सकती हैं, आपको रिकवरी में थोड़ा डिले हो सकता है अगर आपकी सेकेंडरी प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं तो। और अब बात करते हैं चौथे फैक्टर की। तो जो चौथा फैक्टर है हिप या नी रिप्लेसमेंट के लिए, वो है बोन डेंसिटी का, कि आपकी बोन की जो क्वालिटी है वो कितनी अच्छी है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी आप हिप रिप्लेसमेंट कराते हैं तो कुछ पेशेंट्स में तो वो बिना स्क्रू के जो है इम्प्लांट डाला जाता है, लेकिन कुछ पेशेंट्स में स्क्रूज की मदद कर लेते हैं सर्जन।
तो और कुछ कुछ पेशेंट में एक जो नंबर ऑफ स्क्रू है वो भी डिपेंड करता है, किसी को एक लगता है, किसी को दो लगता है, किसी को दो से ज़्यादा लगता है। तो ये जो चीज़ है स्क्रू को यूज़ करने की, वो डिपेंड करता है आपकी बोन डेंसिटी पे। तो अगर आपकी बोन डेंसिटी अच्छी है तो बोन डेंसिटी के लिए सर्जन को पीछे इम्प्लांट डालने के बाद बैक सपोर्ट के लिए बोन का जो है सहारा मिलेगा। लेकिन अगर आपकी बोन डेंसिटी कम है, बोन आपकी सॉफ्ट है, तो इम्प्लांट को स्टेबल रखने के लिए सर्जन को स्क्रू यूज़ करना पड़ सकता है। तो बोन डेंसिटी जो है, इसके बोन डेंसिटी कम होने की वजह से आपको चलने में भी सर्जन कभी कभी अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि जब बोन ज़्यादा सॉफ्ट होती है तो हम जो सर्जन होते हैं वो आपको एडवाइस करते हैं कि अभी आप कुछ दिन रेस्ट करेंगे, 2 महीने बाद पैर रखेंगे, या 4 महीने बाद पैर रखेंगे, या 6 महीने बाद पैर रखेंगे। तो वो इसलिए बोलते हैं कि जो बोन डेंसिटी है वो इम्प्लांट को थोड़ा अगर हम उस पर तुरंत प्रेशर डालेंगे तो हो सकता है कि इम्प्लांट अपनी जगह से हिल जाए। तो बोन डेंसिटी एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है। अगर आप हिप रिप्लेसमेंट के लिए जाते हैं या नी रिप्लेसमेंट के लिए जाते हैं, तो ये अगर आपकी बोन डेंसिटी अच्छी नहीं है तो हो सकता है कि आपको रिकवरी में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चारों फैक्टर्स समझ में आए होंगे। तो आइए बात करते हैं पांचवें फैक्टर की। तो जो पांचवा फैक्टर है वो है सिवियरिटी ऑफ डिजीज, यानी आपकी जो बीमारी है वो कितनी पुरानी है। क्योंकि बीमारी जितनी पुरानी होती है वो आसपास के टिश्यूज को उतना ज़्यादा ही डैमेज करती है। एक केस लेते हैं, जैसे कि हमारे पास जो एक नॉर्मल केस आता है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस का। हमारे पास कुछ पेशेंट्स जो हैं वो अर्ली एजिस में आते हैं, जिनमें उनका स्पाइन अर्ली एजिस में उतना ज़्यादा लॉक नहीं होता है और उनको हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो उस टाइम पे वो जो मोबिलिटी होती है उनकी ओवरऑल स्पाइन की या हिप की या पूरे पैर की या पूरी बॉडी की मोबिलिटी अगर हम बोले तो वो कहना ज़्यादा सही होगा। तो अर्ली एजिस में एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के केस में अर्ली एजिस में जो है वो मोबिलिटी ज़्यादा होती है, पेशेंट की रिकवरी के चांस ज़्यादा अच्छे होते हैं। और अगर वही पेशेंट एक सीवियर हो जिसको 10-12 साल से एंकाइलोजिंग है या वो लास्ट स्टेज में आ रहे हैं जब वो बेड रिटर्न हो जाते हैं, तो उस केस में जो सिवियरिटी है वो ज़्यादा होगी। अगर सिवियरिटी ज़्यादा है तो वो ज़्यादा स्ट्रक्चर्स को अफेक्ट करेगी, हमारी बोन्स को ज़्यादा इफेक्ट करेगी। उस केस में क्या है कि रिकवरी का टाइम बढ़ जाएगा, क्योंकि पेशेंट की जो दूसरे जॉइंट्स हैं वो भी लॉक हो जाते हैं टाइम के साथ साथ, क्योंकि पेशेंट मोबाइल नहीं होते हैं, वो मोबिलिटी बहुत कम करते हैं। तो उसकी वजह से जो उनके मूवेबल स्ट्रक्चर्स हैं इस केस में वो जाम हो जाते हैं। तो अगर आगे चल के अगर ये 2 पेशेंट हैं, एंकाइलोजिंग के 2 पेशेंट्स का हिप रिप्लेसमेंट अगर हुआ है, तो वो दोनों अगर अपने आप को कंपेयर करेंगे तो उसमें सिवियरिटी ऑफ डिजीज बहुत मैटर करेगा कि किसको कितने साल से है या किसको कितना जल्दी हमने कितना जल्दी ट्रीटमेंट पेशेंट ने करवाया है। तो सिवियरिटी ऑफ डिजीज एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जितनी ज़्यादा पुरानी आपकी बीमारी होगी उसकी वो उतना ज़्यादा ही आपके जॉइंट्स को और आसपास के टिश्यूज़ और स्ट्रक्चर्स को उतना ज़्यादा ही वो अफेक्ट करेगी। तो अब बात करते हैं छठे फैक्टर की। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसको बाकी लोगों से शेयर भी करें। तो आइए अब बात करते हैं छठे फैक्टर की। छठा फैक्टर है आपका वेट। तो वेट जो है ये कई सारी बीमारियों का घर होता है। जैसे कि अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आपके घुटनों पे ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगा, घुटनों पे ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगा तो आपका मेनिस्कस, जिसे हम आम भाषा में ग्रीस या कुशन बोलते हैं, वो जल्दी घिसेगा। तो उस केस में क्या है कि आपको अर्ली एजिस में, जैसे कि 45 में, 40-50s में ही आपके घुटने खराब हो सकते हैं अगर आपका वेट ज़्यादा है तो। और इसके साथ साथ ही वेट और भी दूसरी प्रॉब्लम्स की जड़ है, जैसे कि हाई कोलेस्ट्रॉल, बीपी या हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम। ये सारी जो है ये वेट ज़्यादा होने की वजह से ये होने वाली बीमारियां हैं। और अगर वेट ज़्यादा होगा तो पेशेंट को चलने में भी तकलीफ होगी, और खासकर अगर सर्जरी के बाद जो है पेशेंट को अगर ओवर वेट पेशेंट है, जनरली उनको बॉडी को मूव करने में ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है। तो इस केस में वेट जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा आपकी रिकवरी के लिए आफ्टर सर्जरी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको अगर कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वो भी कमेंट में बताइए कैसी लगी है। थैंक यू सो मच।